नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कविता के बहाने, जिसके लेखक है कुंवर नारायण जी। चलिए हम लोग इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि यहाँ पर कविता की तुलना फूलों से करते हुए कहता है कि कविता की उत्पत्ति और फूलों की उत्पत्ति में काफ़ी समानता है। फूल कलियों के रूप में धीरे धीरे फिर कलियों से पूर्ण आकार रूप में आते हैं, परंतु जो फूल होते हैं वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? समझते हैं लाइन से। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहता है फूलों को खिलता देखकर, जो कविता है वो फूलों को देखकर खिलती है, पल्लवित होती है और पुष्पित होती है। उसमें नए नए रंग, नए नए भाव के सौंदर्य भर आते हैं, परंतु फूल बेचारा नहीं जानता, क्योंकि वह कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाता है। कौन? फूल। और कविता क्या है? कभी नष्ट नहीं होती। वह कविता को सुगंध और सौंदर्य से तो भर देता है, किंतु कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। उसका बोध सीमित है। किसका? फूल का। क्योंकि फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित भी हो सकता है और कुछ समय आने पर वह नष्ट भी हो सकता है। कविता किस प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है? वह घर के भीतर और घर के बाहर, घर के दरवाजे पर अपने भाव सुगंध बिखेरती है। इस बारे में बेचारा फूल नहीं जान पाता। वह तो बस सुगंध से भरना और फिर एक दिन नष्ट हो जाना से फूल यही जानता है। चलिए मैं दोबारा पूरी लाइन का अर्थ समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा यदि कहीं पर समझ में नहीं आया होगा। देखिए, सबसे पहले कविता की तुलना फूलों से करते हुए कवि कहता है कि फूलों कविता की उत्पत्ति में काफी समानता है। जिस प्रकार से कविता फूलों को खिलता देखकर खिलती है। कविता किसको देखकर खिलती है? फूलों को देखकर खिलती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है और उसमें नए नए रंग, भाव और सौंदर्य भर आते हैं, परंतु फूल बेचारा यह नहीं समझ पाता, क्योंकि वह कविता को सुगंध और सौंदर्य से तो भर देता है, किंतु कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। उसका बोध सीमित है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित हो भी जाता है, किंतु कविता किसी प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है। मतलब किस प्रकार कविता बिना मुरझाए महकती रहती है? वह घर के भीतर, घर के बाहर, घर के दरवाजे पर अपनी भाव सुगंध बिखेरती रहती है। इस बारे में बेचारा फूल कुछ नहीं जान पाता। वह तो बस सुगंध से भरना और फिर एक दिन झर जाना, इतना ही जानता है। आपको समझ में आ गई होगी बात कि कवि का जो है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि फूलों की खुशबू घर के अंदर, घर के बाहर फैलती है और कुछ दिनों तक महकने के पश्चात एक दिन उन फूलों को मुरझाना पड़ता है। किंतु कविता का जो अस्तित्व घर के अंदर, घर के बाहर होने के साथ साथ अनंत काल तक लोगों के हृदय में, मन, मस्तिष्क और स्मृति पटल पर अपनी जगह बनाए रखता है या रखती है, जिसके बारे में फूल को भी ज्ञान नहीं होता है। अर्थात कविता कभी मुरझाती नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कवि कहता है कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर कर देने की माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर कवि ने कविता की जो तुलना है वह नन्हे बच्चे से करते हुए कहता है कि जिस प्रकार बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, कभी अपने घर, कभी दूसरे के घर, अर्थात अपने पराये का भेद नहीं बच्चों में रहता है और वो इसके बगैर बिना भेदभाव किए वो सबको एक साथ पूरी आत्मीयता और प्रेम से खेलते हैं। उसी प्रकार कवि अनेक शब्दों, भावों, विचारों, कल्पनाओं से खेलता हुआ एक सुंदर, आत्मप्रिय, आनंददायक काव्य की रचना करता है। काव्य लेखन के समय भी कवि का हृदय जो है अपने पराये के भाव से रहित होता है, मतलब उसमें अपने पराये के भेद जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, समानता रहती है। सिर्फ एकता और
समता और समरसता का संदेश देते हुए कवि लेखन करता है। अर्थात ऐसी समरसता और अपनापन के भाव से बच्चे ही जानते हैं कविता क्या है, बंधन मुक्त होती है। यदि अभी नहीं आया तो आप दूसरी भाषा में समझ लीजिए कि कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि शब्द क्रीड़ा करता है। वह शब्दों के भावों के विचारों के नए नए खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं और उस सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं। अर्थात उनमें अपनी पराय का भेद नहीं रहता है। इसीलिए वो जिस प्रकार से अपने घर में कीड़ा करते हैं वैसे ही अपने किसी मित्र के यहाँ जाते हैं तो भी वही कीड़ा करते हैं, क्योंकि उनमें भेदभाव नहीं रहता है। वह सभी के घरों को अपना समझते हैं। मन में अपने पराय का भेद नहीं रहता है। वे खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं और वे सब घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं यह तो बच्चे ही जानते हैं। और उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है। कवि क्या कहता है कि जो कर्म है वह भी एक खेल है। उस शब्दों का खेल कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के बाहरी संसार के, अपनों के, पराओं के, सब घरों के मनोभावों को बाणी देता है। वह सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। कवि इस प्रकार से अपने विचार रखता है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक पैराग्राफ में कविता की तुलना जो है फूलों से की गई है और नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें कविता की तुलना नन्हे बच्चों से की गई है। नमस्कार।